सह प्रायोजक रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी. Join the 100% digitally enabled future ready university. जनदर्शन कार्यक्रम में टीकमगढ़ पहुंचे सीएम शिवराज. कहा, गरीबों की भलाई के लिए चौथी बार बना हूं मुख्यमंत्री. सीएम ने ग्रामीणों के साथ बच्चों से भी की मुलाकात. एमपी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने शुरू की तैयारी. बीजेपी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपा चुनाव प्रबंधन का काम, तो कांग्रेस ने मुकेश नायक को दी खंडवा उपचुनाव की जिम्मेदारी. छत्तीसगढ़ में शराबबंदी पर गठित समिति की पहली बार हुई बैठक. 20 संगठन को लोग भी हुए शामिल. नहीं निकला कोई नतीजा. साल 2019 में बनी थी समिति. जबलपुर में अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त. बदमाश पप्पू वकील शकील अहमद के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त. करीब 12 करोड़ रुपए के अवैध निर्माण ध्वस्त. इंदौर में परीक्षा परिणाम को लेकर छात्रों का प्रदर्शन. एमपी लोक सेवा आयोग के बाहर छात्र दे रहे धरना. साल 2019-20 का परिणाम घोषित करने की कर रहे मांग. स्वागत है आप सभी का. मैं हूं गीतू चौहान और आइए अब देखते हैं स्पीड न्यूज. एमपी उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने शुरू की तैयारी. बीजेपी ने मंत्री भूपेंद्र सिंह को सौंपा चुनाव प्रबंधन का काम, तो कांग्रेस ने मुकेश नायक को दी खंडवा उपचुनाव की जिम्मेदारी. टीकमगढ़ के गौर में आयोजित जनसभा में बोले सीएम शिवराज. गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा और रोजगार के इंतजाम के लिए सीएम बना. यात्रा के दौरान बच्चों से भी मिले सीएम. सीएम शिवराज सिंह चौहान का नीमच दौरा स्थगित. 30 सितंबर को सीएम का जावद इलाके का दौरा प्रस्तावित था. कलेक्टर मानक अग्रवाल ने दी जानकारी. बाद में दूसरी तारीख होगी तय. छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी को लेकर रायपुर में हुई बैठक. सरकार बनने के बाद पहली बार हुई बैठक. बैठक में शराबबंदी पर नहीं हो सका फैसला. ज्यादातर सामाजिक संगठनों ने शराबबंदी का किया समर्थन. बैठक में 20 सामाजिक संगठनों के लोग हुए थे शामिल. आबकारी विभाग के सचिव और अपर सचिव भी शामिल. रायपुर में विश्वविद्यालय समन्वय समिति की हुई 27वीं बैठक. बैठक में राज्यपाल अनुसुईया उइके, मंत्री टीएस सिंहदेव, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल, विश्वविद्यालयों के कुलपति हुए शामिल. भोपाल में पत्रकारिता महोत्सव 2021 का आयोजन. विधानसभा अध्यक्ष गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, कृषि मंत्री कार्यक्रम में हुए शामिल. वरिष्ठ पत्रकारों को किया गया सम्मानित. दिग्विजय सिंह के शिशु मंदिर स्कूल पर दिए बयान पर बवाल. बीजेपी प्रवक्ता पंकज ने भेजा लीगल नोटिस. 7 दिन के भीतर माफी मांगने का अल्टीमेटम. इंदौर में कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करना पड़ा भारी. हीरानगर पुलिस ने 50 नेताओं के खिलाफ दर्ज किया केस. एसडीएम से सिर्फ 50 लोगों की मौजूदगी की मिली थी अनुमति. कवर्धा में छात्रों ने एसडीएम ऑफिस का किया घेराव. 4 सूत्रीय मांगों को लेकर निकाली रैली. इंग्लिश मीडियम के लिए भवन निर्माण की मांग. कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ पार्टी में ही उठी आवाज. कपिल सिब्बल ने की पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की मांग. कहा, जब अध्यक्ष नहीं तो कौन ले रहा है फैसले. नाराज सिद्धू को नहीं मनाएगा आलाकमान. रुख साफ करने के लिए आज रात का अल्टीमेटम. चन्नी सरकार को काम पर फोकस करने के निर्देश. प्रियंका गांधी ने हरीश रावत से की बात. इस्तीफे के बाद नवजोत सिंह सिद्धू का पहला बयान. कहा, हमेशा पंजाब के हितों की लड़ी लड़ाई. पद का नहीं है कोई मुद्दा. आलाकमान को नहीं कर सकता गुमराह. पीएम पोषण योजना को दी मंजूरी. सरकारी स्कूलों में शुरू होगा पोषण अभियान. मोदी कैबिनेट ने ईसीजीसी लिमिटेड में 4400 करोड़ के निवेश को भी दी मंजूरी. पीएम मोदी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा करेंगे. बाबा केदारनाथ के दर्शन करेंगे पीएम. जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल की शुरुआत भी करेंगे पीएम मोदी. राहुल गांधी का आज केरल दौरा. कोझिकोड एयरपोर्ट पर हुआ जोरदार स्वागत. मलप्पुरम और कोझिकोड में कई निर्माण कार्यों का लोकार्पण. प्रियंका गांधी के यूपी दौरे का तीसरा दिन. लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में कार्यकर्ताओं के साथ किया मंथन. लखनऊ में मिशन शक्ति के तहत सीएम योगी ने किया निर्भया एक पहल कार्यक्रम का उद्घाटन. कहा, 2017 से पहले था सुरक्षा का माहौल. लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार. लोगों की सुनी फरियाद. अफसरों को दिए जरूरी निर्देश.
उत्तराखंड बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए कसी कमर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सभी 70 विधानसभा के कार्यकर्ताओं को वर्चुअली किया संबोधित। पुरी से गिरफ्तार लश्कर आतंकी अली बाबर का कबूलनामा। कहा, पाकिस्तानी सेना और आईएसआई ने दी थी ट्रेनिंग। 18 सितंबर को 5 साथियों के साथ की घुसपैठ। हमले के लिए दिया गया रुपए का लालच। दिल्ली में डेंगू की दस्तक। एक हफ्ते में मिले डेंगू के 60 मरीज। कई इलाकों में फॉगिंग शुरू की गई। मेरठ में डेंगू के 33 नए मामले आए सामने। 158 पहुंचा आंकड़ा। मच्छर का लार्वा पाए जाने पर 400 से ज्यादा घरों को नोटिस। यूपी के मथुरा में भी बढ़ रहा है डेंगू का खतरा। अस्पताल में 40 से ज्यादा डेंगू के मरीज भर्ती। यूपी के एटा में डेंगू के नए वेरिएंट ने दी दस्तक। एक ही गांव में 100 से ज्यादा केस मिलने का दावा। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। एमपी के छिंदवाड़ा में डेंगू के 7 नए मरीज मिले। टेस्ट मशीन खराब होने से मरीजों की बड़ी परेशानी। गुजरात के भरूच में आफत की बारिश। रिहायशी इलाकों में दिखा नदी जैसा मंजर। घरों में कैद हुए लोग। भरूच में तेज बहाव में पलटा टेम्पो। लोगों में मचा हड़कंप। गनीमत रही टेम्पो में कोई नहीं था सवार। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश। सड़कों पर दिखा तालाब जैसा मंजर। वाटर लॉगिंग से जूझते नजर आए लोग। इंडियन कोस्ट गार्ड ने गुजरात के मछुआरों को दी सलाह। समुद्र तट पर ना जाएं। खराब मौसम की वजह से जारी किया अलर्ट। अगले 2 दिनों तक महाराष्ट्र और बंगाल में भारी बारिश जारी रहने के आसार। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। कई जिलों में हाल बेहाल। जबलपुर में अपराधियों के खिलाफ जिला प्रशासन सख्त। बदमाश पप्पू अकील शकील अहमद के अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। करीब 12 करोड़ रुपए की बनाई थी अवैध संपत्ति। शहडोल में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई। रेत परिवहन में लगे कई वाहन जब्त। माइनिंग विभाग ने वाहनों को कब्जे में लिया। सोन नदी के बटली घाट पर हुई कार्रवाई। कटनी में कोतवाली पुलिस ने सट्टा लगाते 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 8 मोबाइल, लैपटॉप, टीवी और 30 लाख कैश जब्त। आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस। छिंदवाड़ा में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। आरोपी के घर से करीब 10-11 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीधी के चौराहट के बमहनी इलाके में नाबालिग लड़की का शव मिलने का मामला। पोस्टमार्टम के आधार पर पुलिस का खुलासा। सेक्सुअली इंजरी और शरीर पर जलाने के कोई निशान नहीं। ग्वालियर में इंदरगंज थाने के पास शोरूम में चोरी। स्कूटर और गैस सिलेंडर पर हाथ किया साफ। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रायसेन में पानी के लिए चक्का जाम। गोपालपुर के वार्ड 4 में बड़ी संख्या में महिलाओं का प्रदर्शन। आए दिन पानी की किल्लत होती रहती है। पानी की खाली केन लेकर धरना प्रदर्शन। देर रात बिजली के खंभे से फैले करंट से 60 वर्षीय बुजुर्ग की मौत। बिजली पोल से करंट फैलने पर हादसा। अस्पताल लाने पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित किया। रायपुर में चलती कार में लगी आग। भगत सिंह चौक के पास हुआ हादसा। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर बुझाई आग। लोगों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। कार का ज्यादातर हिस्सा जला। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। खंडवा लोकसभा समेत 3 विधानसभा की सीटों पर आगामी 30 अक्टूबर को वोटिंग होगी। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से ही शुरू हो जाएगी। 13 अक्टूबर को नाम वापसी के बाद 30 को मतदान होगा। इसके बाद 2 नवंबर को मतगणना होगी। 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों में सबसे महत्वपूर्ण खंडवा लोकसभा सीट मानी जा रही है, जिस पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, जबकि 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की साख का सवाल है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। राज्य में चुनाव आयोग ने 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। बता दें कि खंडवा लोकसभा सीट, पृथ्वीपुर विधानसभा, जोबट और रैगांव विधानसभा सीट पर चुनाव होना है। इसके लिए 30 अक्टूबर को मतदान होगा और 2 नवंबर को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी हलचल भी तेज हो गई है। एमपी कांग्रेस ने 4 सीटों पर जीत का दावा किया है। सीट जीतेंगे जैसे हम दमोह जीते। क्या सबसे बड़े मुद्दे रहने वाले हैं कांग्रेस के इस बार? मुद्दे हैं महंगाई, किसानों की जो ऋण माफी 27 लाख कांग्रेस की थी, वो 55 लाख होना था जो उन्होंने रोक दिया। आज लोगों को बीज नहीं मिला, आज खाद महंगी है, तो हर एक सेक्टर, कर्मचारियों को डीए नहीं मिला, बिजली के आउटसोर्स कर्मचारी
हड़ताल पे हैं, पटवारी हड़ताल पे, कर्मचारी हड़ताल पे, डॉक्टर, शासन चल का रहा है। बीजेपी ने कहा कि जनता काम पर वोट करती है और बीजेपी ने काम किया है तो वोट भी बीजेपी को ही मिलेगा। तैयारी भारतीय जनता पार्टी तो सदैव ही तैयारी करती रहती है। चिंता वो करें जिनके नेता बिस्तर पर बैठ के ट्वीट करते हैं। हमारे नेता तो फील्ड में घूम रहे हैं, कल भी थे, परसों भी थे। उन लोगों को चिंता होगी। तीनों विधानसभा और लोकसभा भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। खंडवा लोकसभा सीट और रैगांव जोबट पृथ्वीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण खंडवा लोकसभा सीट मानी जा रही है, जिस पर बीजेपी की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। वहीं 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस की साख भी दांव पर है। हालांकि दमोह उपचुनाव में जीत के बाद कांग्रेस जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रही है, जबकि बीजेपी हार के बाद सतर्क हो गई है। टीम न्यूज स्टेट। और आइए आपको दिखाते हैं इन सीटों पर किसका कब्जा था। नंद कुमार सिंह के निधन से खाली हुई थी खंडवा लोकसभा सीट, वहीं बृजेंद्र राठौर के निधन से खाली हुई थी पृथ्वीपुर विधानसभा की सीट। तो आइए आपको बताएंगे आगे, लेकिन उससे पहले एक और खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है, कांग्रेस और बीजेपी अब चुनाव की तैयारियों में जुट गई हैं। बीजेपी ने अब की बार पूरा फोकस बूथ पर रखा है। बीजेपी के बड़े नेता लगातार बूथ को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा लगातार दौरे कर रहे हैं। नारेबाजी करते ये हैं बीजेपी कार्यकर्ता, जिनको उनके बूथ को मजबूत करने का गुर सिखाया जा रहा है, और ये सिखा रहे हैं खुद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। उपचुनाव वाले इलाके में बीजेपी की ओर से ऐसे सम्मेलन लगातार हो रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बीते कुछ दिनों में ताबड़तोड़ बूथ सम्मेलन किए हैं। इन सम्मेलनों में बूथ अध्यक्ष के मंच पर साझेदारी के साथ साथ छोटे छोटे कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात को तवज्जो दी जा रही है। दरअसल दमोह की हार से सबक लेकर बीजेपी अब मैदानी स्तर पर काम करने में जुट गई है। संगठन को 2023 के लिए अभी से जमीनी स्तर पर मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी भारत की जनता की पार्टी, हम बूथ पर ध्यान देते हैं और हमारे यहाँ तो सभी लोगों ने कहा है कि बूथ जीता तो चुनाव जीता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी बूथ को और यूथ को बहुत महत्वपूर्ण मानती है। हम काम की भी इकाई वही रखना चाहते हैं और चुनाव की भी इकाई वही रखना चाहते हैं, इसलिए सतत उस पर काम करते हैं। दरअसल राजनीतिक जानकारों की माने तो बीजेपी ने चुनाव को बहुत हाई प्रोफाइल बना दिया था। मंत्री संतरी मुख्यमंत्री पूरे तामझाम के साथ मैदान में होते हैं। यही वजह रही है कि पार्टी को रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं हम ये देख रहे हैं कि अब ये जो ट्रेंड बदल रहा है और वोटर कांग्रेस की तरफ भी थोड़ा सा झुका है, तो इसलिए आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी को अब अपनी रणनीति भी बदलना पड़ रही है। उसको एक एक पोलिंग स्टेशन या ये कहें कि उसको एक एक वोटर की मैपिंग करना पड़ रही है, उससे कास्ट की मैपिंग करना पड़ रही है, उसको मुद्दों की मैपिंग करना पड़ रही है। हालांकि बीजेपी के बदले अंदाज पर कांग्रेस चुटकी लेने से नहीं चूक रही। कांग्रेस की माने तो बीजेपी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी की तरह काम करती है। जनता मन बना चुकी है, कितना ही बूथ मैनेजमेंट पे काम कर ले, कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, अब सत्ता में दोबारा वापसी भाजपा के लिए असंभव है। और ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट साफ दिख रही है और हार उनको सामने दिख रही है कि वो सारे जितने उनके पहले के जो काम थे वो अब फेल हो चुके हैं। अब किसी भी कीमत पर जनता इनके ऊपर भरोसा नहीं करने वाली। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी कितनी ही रणनीति बना ले, जनता चुनावों में खुद जवाब देगी। दरअसल 2018 की हार के बाद भी कांग्रेस में फूट के चलते बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन कहीं न कहीं मैदानी स्तर पर बीजेपी की पकड़ पहले से कमजोर हुई है। वहीं 2018 के बाद कांग्रेस हर बार से ज्यादा चुनौती देती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि बीजेपी वापस बूथ सम्मेलनों के जरिए अपनी जड़ों को मजबूत करने में जुटी है। हालांकि बीजेपी की ये रणनीति कितना कमाल दिखा पाएगी, ये तो उपचुनाव के नतीजे ही बताएंगे। 2018 में हार के बाद बीजेपी ने सरकार तो बना ली, लेकिन 2018 की जीत के बाद कांग्रेस अब बड़ी चुनौती देती दिख रही है। यही वजह है कि बीजेपी बूथ की ओर लौट रही है।
लेकिन पार्टी की ये रणनीति कितना काम आई, ये चुनाव के बाद ही पता चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर घेरेगी। इसके लिए कांग्रेस आजादी के अमृत महोत्सव के बहाने निशाना साध रही है। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए निशाना साधा है कि कांग्रेस कहीं अमृत महोत्सव के जश्न के बहाने एक परिवार के गुणगान में ही ना उलझ कर रह जाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस आजादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रही है। मजेदार बात यह है कि इसके जरिए कांग्रेस बीजेपी को उसके राष्ट्रवाद का जवाब देगी। कांग्रेस का कहना है कि इस महोत्सव के जरिए वो पूरे प्रदेश में संगोष्ठी और ढेर सारे कार्यक्रम करेगी। साथ ही इनमें स्वतंत्रता संग्राम सैनिकों की तस्वीरें भी लगाई जाएंगी। कांग्रेस इनके जरिए जनता को बताएगी कि कौन असली राष्ट्रवादी है और कौन फर्जी। हम पूरे प्रदेश में ब्लॉक जिला स्तर तक प्रदर्शनियां लगवाएंगे, संगोष्ठी करेंगे। आज़ादी के आंदोलन में जो शहीद हुए हैं उनके छाया चित्रों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। देश को बताया जाएगा कि आज़ादी के आंदोलन में किस तरह से कांग्रेस और उनके नेताओं ने अपना योगदान दिया और नकली राष्ट्रवादी लोगों को उजागर भी किया जाएगा। वहीं बीजेपी की माने तो देश में अमृत महोत्सव लगातार हो रहा है। सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक से लेकर सारे सामाजिक संगठन इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ऐसे में इस पर कांग्रेस की राजनीति ठीक नहीं। कांग्रेस अभी तक कहाँ सोई थी, नींद में थी या नशे में थी? और आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर कोई आयोजन कर रहे हैं तो ये ध्यान रखें कि एक ही खानदान के फेर में ना पड़ जाएं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई का श्रेय केवल एक ही खानदान को देने का काम कांग्रेस ने आज़ादी के बाद से लगातार किया है। नई पीढ़ी के साथ में इन्होंने भेदभाव किया, अपमान किया और ऐसे लाखों करोड़ों योद्धाओं का अपमान करते हुए उनके बारे में नई पीढ़ी को नहीं बताया, जिन्होंने सर्वस्व अर्पण आज़ादी की लड़ाई में किया। कांग्रेस इस महोत्सव को लाल बहादुर शास्त्री और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से शुरू करेगी, जिस पर आने वाले वक्त में सियासत के और गरमाने के पूरे आसार हैं। बीजेपी को राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कांग्रेस पहली बार आयोजनों के जरिए घेरने जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि आजादी के बहाने राजनीतिक निशाने लगाने में कांग्रेस कितना सफल हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ दीप्ति चौरसिया, न्यूज स्टेट MPCG। मध्य प्रदेश में खाद और यूरिया का संकट लगातार गहराता जा रहा है। देश भर में यूरिया और DAP की किल्लत है, जिससे मध्य प्रदेश की सरकार भी जूझ रही है। यूरिया और DAP ना मिलने से अन्नदाता परेशान है। मध्य प्रदेश में रबी सीजन में खाद का संकट राज्य में मंडरा रहा है। अक्टूबर में किसानों को खाद की जरूरत होती है। देश भर में यूरिया और DAP की कमी चल रही है, जिससे राज्य सरकार भी जूझ रही है। यूरिया और DAP की कमी को लेकर राज्य सरकार को भी चिंता है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से हाल ही में हुई बैठक में CM शिवराज ने यूरिया की किल्लत पर चर्चा की थी। इसके अलावा सरकार ऐसे विकल्पों पर भी विचार कर रही है जिन्हें यूरिया के स्थान पर उपयोग किया जा सके। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में यूरिया 63,421 मीट्रिक टन उपलब्ध है, जबकि अभी 21,072 मीट्रिक टन की और आवश्यकता है। DAP और NPK की 75,742 मीट्रिक टन उपलब्धता है, जबकि 3,38,786 मीट्रिक टन की और आवश्यकता है। खाद की कीमतों में भी पिछले दिनों वृद्धि हुई है। NPK की कीमत 1185 से 1700 और 1230 से 1550 रुपये हुई है। इसी तरह अमोनियम फास्फेट की कीमत 1050 से 1225 रुपये हो गई है। DAP की रेट फिर बढ़े हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, और इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां 3-4 जो हैं, इफको, क्रबको और IPL, इन्होंने सौदे नहीं किए। हमने टेंडर भी निकाले लेकिन भरे नहीं है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी, केंद्रीय कृषि मंत्री जी के साथ बैठक हुई, मैं भी उस बैठक में था, और इसके लिए उन्होंने कहा कि शीघ्र ही हम इस पर निर्णय ले रहे हैं और इसी सप्ताह निर्णय हो जाएगा और DAP और बाकी यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में हम देंगे, किसानों पे बोझ नहीं आने देंगे। कांग्रेस सरकार के दौरान 2019 में रबी सीजन में भी यूरिया का भारी संकट आया था। उस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार को इसके लिए दोषी ठहराया था। इस बार भी ताजा संकट के लिए कांग्रेस बीजेपी सरकार को ही जिम्मेदार बता रही है। लगातार मध्य प्रदेश में किसान परेशान हो रहा है। पहले बीज नहीं मिले थे
और बीजों के 10,000 कुंटल थे। अब जो है खाद नहीं मिल रही है, और मिल रही है तो बहुत महंगी मिल रही है, ब्लैक मार्केट चल रहा है। लगातार ये सरकार किसानों को फेल हुई, बड़े बड़े बिल आ रहे हैं किसानों के, और ये मैनेजमेंट इनका पूरा ध्वस्त हो चुका है। ये सरकार केवल घोषणाओं में लगी है, लेकिन किसान को या आम आदमी को कोई राहत पहुंचा पाए, ये कोई काम नहीं कर रही है। किसानों को खेती के लिए यूरिया और डीएपी की बेहद जरूरत होती है। पहले प्रयास भी किए गए हैं कि यूरिया के विकल्प के तौर पर जैविक खाद का उपयोग किया जा सके। अभी तक काफी कम किसान की जैविक खाद का उपयोग कर रहे हैं। खाद का बड़े पैमाने पर आयात चाइना से होता है। ऐसे में आयात न होने से लगातार समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज स्टेट। जबलपुर में माफिया विरोधी मुहिम ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। जिला प्रशासन ने बदमाश पप्पू अकील और शकील अहमद के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। जिला प्रशासन का अमला और पुलिस के आला अधिकारी रद्दी चौक स्थित अवैध रूप से बनाए गए 11,000 वर्ग फीट के निर्मित भवन को जमींदोज कर दिया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी अकील पर अलग अलग थानों में कुल 18 जघन्य अपराध दर्ज है, जिसे कुख्यात हिस्ट्री शीटर भी कहा जाता है। छिंदवाड़ा के वन परिक्षेत्रों में अवैध तरीके से सागौन के पेड़ काटकर बेचने का मामला सामने आया है, जिसके बाद दक्षिण वन मंडल के मोहखेड़ निवासी लक्ष्मण देशमुख के यहां टीम ने छापा मारकर 98 नग सागौन की चरपट के साथ मशीनों का जखीरा जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कीमत 50,000 रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। लक्ष्मण देशमुख के यहाँ अवैध लकड़ी सागौन की आई है, ऐसा हमें सूचित किया गया। जब सिंधेवानी से संपर्क करके सर्च वारंट जारी करवाया लक्ष्मण देशमुख के नाम से। फर्नीचर मार्ट की दुकान है उसकी, जिसमें वो स्वयं फर्नीचर का काम करता है और अपने मजदूरों से करवाता है। और उसका कोई वो निवास स्थान नहीं है, दुकान है। वहाँ जांच की गई। जांच में जो लकड़ियाँ रात में लाई गई थी उसकी उसने मशीन से चिरान कर लिया था। ग्वालियर में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बीजेपी नेता प्रीतम लोधी एक पेट्रोल पंप के स्टाफ के साथ मारपीट की। नेताजी अपनी गाड़ी से जैसे ही उतरे और पेट्रोल पंप के कर्मचारी पर थप्पड़ों की बरसात करने लगे। इस दौरान गाड़ी से उनका गनर भी असलहे के साथ उतरा। नेताजी को गुस्सा इतना था कि कर्मचारी को दौड़ा दौड़ाकर पीटने लगे। बताया जा रहा है कि पूर्व सीएम उमा भारती के रिश्तेदार हैं प्रीतम लोधी। वहीं पुलिस ने इस मामले की जानकारी नहीं होने की बात कही है। और आइए अब आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं जो स्वास्थ्य सुविधा और वातावरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल रीवा के शासकीय आयुर्वेद कॉलेज के छात्र छात्राओं की ओर से अग्निवेश और नवग्रह वाटिका को तैयार किया है। इस नवग्रह वाटिका में ग्रहों के हिसाब से पौधे लगाए गए हैं। इसके अलावा भी छात्रों ने औषधीय पौधे लगाए हैं। कई दुर्लभ बीमारी में ये औषधीय वाले पौधे रामबाण का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वाटिका में मौजूद सभी पौधों को एक एक छात्रों को प्रोजेक्ट के रूप में दिया गया है, जो छात्र पूरे साल भर इसकी अच्छे से देखभाल भी करते हैं। ये अग्निवेश वाटिका है, यहाँ नवग्रह पौधे लगाए हैं हम। जैसा कि हम जानते हैं आयुर्वेद एक चिकित्सा विज्ञान है। चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद अध्यात्म को भी मानता है और हमारे आयुर्वेद में दैव विपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत ये सारी वाटिकाएं तैयार की गई हैं जो नवग्रहों के प्रभाव को शांत करती हैं। जैसे कि मतलब इसमें विभिन्न ग्रहों के अनुसार, जैसे सोम मंगल बुध, इन सब ग्रहों के अनुसार इसमें पेड़ लगाए गए हैं। हम सब मिल के ये लगाए हैं, तो ये ग्रहों को शांत करती है। इसके साथ साथ हमारे ये जो पर्यावरण है, पर्यावरण को भी मेनटेन करती हैं। हमने ये नवग्रह वाटिका तैयार की है यहाँ पे, साथ में उसके साथ कुछ मेडिसिनल प्लांट भी यहाँ पे लगाए हैं जिनका कि अलग अलग मेडिसिन के रूप में यूज़ कर सकते हैं हम। ये नॉर्मल प्लांट है जो हर जगह मिल जाते हैं, कोई स्पेसिफिक नहीं, बस उनकी मेडिसिनल वैल्यूज़ हैं जिनको कि हम अलग अलग तरीके से यूज़ करके हर तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक मुनगा का पेड़ है, ये हर जगह मिल जाता है नॉर्मल तरीके से। ये बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन वाला पेड़ है। इसमें मतलब सारी कैलोरीफिक जो इसकी वैल्यू है बहुत ज़्यादा हाई है। हर प्रकार के न्यूट्रिशन, मिनरल्स, जो भी चीज़ की अगर इंसान को ज़रूरत होती है वो सब कुछ इसमें से पूरी हो सकती है, एक अकेले इस पौधे से पूरी हो सकती है।
वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के सौंदर्यीकरण का कार्य जोरों पर है। विस्तारीकरण का काम लगभग 75% पूरा हो चुका है। उम्मीद है काशी विश्वनाथ धाम नवंबर तक पूरी तरह बनकर तैयार हो जाएगा। खास बात यह है कि यहां रानी अहिल्याबाई की प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। अद्भुत, अतुल्य, दिव्य, विहंगम, खूबसूरत नक्काशी से सजे इस विशाल द्वार से नजर आ रहे चमचमाते स्वर्ण शिखर को देखिए। ये बाबा विश्वनाथ का मंदिर है। पहले मंदिर के इस प्रारूप को ऐसे देख पाना संभव नहीं था, लेकिन अब भक्त अपने आराध्य के पूरे मंदिर का दर्शन कर सकते हैं, उसे जी भर निहार सकते हैं। जब काशी विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, तब ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी कि मंदिर और आसपास की तस्वीर इतनी भव्य और विहंगम होगी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम का प्रोजेक्ट पूरा होने लगा है। धाम का विशाल द्वार बाबा के भक्तों के लिए जैसे बाहें फैलाए खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम तेजी से प्रगति पथ पर अग्रसर है और अब तक 75% तक काम पूरा भी हो चुका है और नवंबर तक पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं काशी विश्वनाथ धाम का ये विशाल गेट सामने नजर आ रहा है। विश्वनाथ धाम में 4 विभूतियों की प्रतिमाएं स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। बताया जा रहा है कि इनमें से एक रानी अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भी होगी। 4 प्रतिमाएं लगनी है। इन पे नामों पे प्रस्ताव ऑलरेडी हमारे पास आ गए हैं। इसको हम लोग सक्षम स्तर से इसको अनुमोदन प्राप्त करके इस पे आगे की कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये बात अवश्य सच है कि रानी अहिल्याबाई होलकर जी का भी नाम एक प्रमुख रूप से है। भले ही अभी प्रतिमाओं पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इनमें अहिल्याबाई के साथ साथ भारत माता और शंकराचार्य की प्रतिमा लगाने का भी प्रस्ताव है। रानी अहिल्याबाई होलकर ये वो महिला थी जिन्होंने 1780 में काशी विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। इसलिए अहिल्याबाई होलकर की खास उपस्थिति भी काशी विश्वनाथ धाम में रहेगी और इसके साथ ही शंकराचार्य भी शामिल है। भारत माता की एक बड़ी प्रतिमा होगी। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ स्टेट, वाराणसी।